नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। और इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम के माध्यम से जो भी पिछले समय में पिछले दिनों की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उन्हें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहता है। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए, सिंदूर वन स्मृति उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो अभी जो है पहलगाम घटना हुई और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसकी याद में यह जो है सिंदूर वन स्मृति उद्यान बनाया जाएगा। तो यह किस राज्य में होगा? ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो यह जो है गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो सिंदूर वन स्मृति उद्यान गुजरात सरकार कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में एक स्मृति उद्यान बना रही है। स्मृति स्थल का नाम सिंदूर वन रखा गया है और यह पार्क मिर्जापार भुज खांडवी रोड पर वन विभाग की 8 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। यह स्थान वही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात की पहली यात्रा के दौरान जनसभा की थी। स्मारक में घने पौधों से बना एक वन कवच बनाया जाएगा जिसे शहरी सूक्ष्म वन के रूप में विकसित किया जाएगा। सिंदूर स्मृति वन उद्यान के बारे में और देखें तो लगभग 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधा रोपण किया जाएगा। यहाँ पौधा होगा, ठीक है, पौधा रोपण किया जाएगा जो भुज में अब तक का सबसे घना वन होगा। पार्क में लगभग 35 विभिन्न प्रजातियों के पौधे, विशेष रूप से सिंदूर पौधे लगाए जाएंगे और इसमें बीएसएफ, सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे जिनमें भित्ति चित्र लगाए जाएंगे। युद्ध सामग्री और विमानों की चित्रावली भी पार्क में प्रदर्शित की जाएगी। यह उद्यान लगभग 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो शबिन्स गल पक्षी को हाल ही में भारत में किस राज्य में देखा गया है? तो शबिन्स गल पक्षी अभी एक दुर्लभ पक्षी है और यह एक प्रकार का जो है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के उच्च आर्कटिक क्षेत्रों में यह पाया जाता है और अभी जो है यह भारत के एक राज्य में देखा गया है। तो उसी संदर्भित ये क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है ये? केरल, ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है उड़ीसा और ऑप्शन डी गुजरात। तो यह जो है गुजरात राज्य में देखा गया है और नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य में देखा गया है, इसीलिए चर्चा में। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो शबिन्स गल जो है एक दुर्लभ आर्कटिक समुद्री पक्षी है, मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया के उच्च आर्कटिक क्षेत्रों में प्रजनन करता है। यह पक्षी गीले टुंड्रा क्षेत्रों में घोंसला बनाते हैं। इसकी पहचान इसके 3 रंगों वाले पंख, काले, सफ़ेद और स्लेटी, काली टोपी सिर और सफ़ेद गर्दन, काले रंग की चोंच जिसके सिर पर पीला रंग होता है और कांटेदार नुकीली पूंछ होती है, इसके द्वारा की जाती है। यह दुनिया की केवल 2 ऐसी गल प्रजातियों में से एक है जिसकी चोंच इस प्रकार की होती है। सर्दियों में यह पक्षी दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री क्षेत्रों में प्रवास करता है जहां समुद्री धाराओं के कारण पोषक तत्व भरपूर होते हैं और वहां से पोषण प्राप्त करता है। तो चर्चा में क्यों है अभी? तो यह पक्षी जो है 31 मई को गुजरात के नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य में देखा गया था और 2013 के बाद भारत में
सबिन्स गल की पहली पुष्टि की गई थी, की उपस्थिति की गई थी, और पिछली बार यह केरल में देखा गया था। यह दुर्लभ अवलोकन को ई वर्ड डेटाबेस से भी अत्यंत दुर्लभ माना है। नाल सरोवर अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है और यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण वेटलैंड में से एक है। यह स्थल फ्लेमिंगो, पेलिकन, बतख और बगुलों जैसी प्रवासी व स्थानीय पक्षी प्रजातियों का प्रमुख आवास स्थल भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में नॉर्वे चेस प्रतियोगिता में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है विश्वनाथन आनंद, निहाल, ऑप्शन बी कह रहा है निहाल सरीन, ऑप्शन सी कह रहा है पेंटाला हरिकृष्णा, ऑप्शन डी कह रहा है डी गुकेश। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, व्याख्या को देखते हैं। तो विश्व चैंपियंस डोम्मा राजू डी गुकेश ने नॉर्वे चेस 2025 के छठे राउंड में पूर्व विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह गुकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली क्लासिकल जीत है। मैच में अधिकांश समय तक कार्लसन बेहतर स्थिति में थे, लेकिन अंत में गुकेश ने हारती बाजी पलट दी। गुकेश अब मैग्नस कार्लसन और फैबियानो कारुआना से सिर्फ 1 अंक पीछे हैं और 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। गुकेश प्रज्ञानंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कार्लसन को प्रतियोगिता में हराया है। तो गुकेश के पहले कौन हराया था? प्रज्ञानंद। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत और चीन, ऑप्शन बी कह रहा है भारत और रूस, ऑप्शन सी कह रहा है भारत और मंगोलिया, ऑप्शन डी कह रहा है भारत और नेपाल। तो यह यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभ्यास नोमैडिक 2025 भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण है। अभ्यास जो है 31 से 13 जून 2025 तक उलान बटार मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा और यह किया जा रहा है। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो बारी बारी से भारत और मंगोलिया में आयोजित होता है। पिछला संस्करण जुलाई 2024 में उमरोई, मेघालय, भारत में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो संयुक्त टास्क फोर्स की अर्ध शहरी और पर्वतीय इलाकों में संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत संचालन की इंटर ऑपरेबिलिटी यानी सहक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। अभ्यास में प्लाटून स्तर पर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल है और साइबर युद्ध से संबंधित तत्व भी इस संस्करण में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो नाल सरोवर को पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था? तो नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर है, गुजरात में है। और यह जो है कब घोषित किया गया था? तो अप्रैल 1959, मार्च 1971, अप्रैल 1969, ऑप्शन डी कह रहा है मई 1980। तो अप्रैल 1969 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो प्राकृतिक विशेषताएं, स्थान और पारिस्थितिकी के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। नाल सरोवर एक प्राकृतिक झील है जिसमें कम गहराई का पानी और कीचड़ वाले लैगून पाए जाते हैं। इसमें लगभग 360 टापू हैं जो जल स्तर कम होने पर दिखाई देते हैं। यह झील मुख्य रूप से सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद जिलों में मानसून में आने वाले जल प्रवाह से भरती है। मानसून के यह मीठा पानी झील की खारापन को कम करता है। नाल सरोवर को अप्रैल 1969 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। पक्षी विविधता और प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है और स्थानीय प्रवासी और निवासी पक्षी भी इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी कौन कौन से हैं? तो ग्रे लैग गीज हैं, ओपन बिल स्टार्क है, ग्लासी आइबिस है, कुड्स क्रेन्स, फ्लेमिंगो की दोनों प्रजातियां यानी लेसर और ग्रेटर ये दोनों पाई जाती हैं।
लेसर फ्लेमिंगो मानसून और उसके बाद दिखाई देते हैं, जबकि ग्रेटर फ्लेमिंगो मानसून के बाद जब खारापन बढ़ता है तब अधिक पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले 3 पेलिकन प्रजातियों में से 2 रोसी और डल्मेशियन नाल सरोवर में मिलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1990, ऑप्शन ए कह रहा है 1990, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1980। तो यह जो है 1980 में शुरू किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। चलिए ऑपरेशन ओलिविया है क्या? तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा संचालित एक वार्षिक समुद्री संरक्षण अभियान है, जिसका उद्देश्य उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ओलिव रेडले कछुओं के प्रजनन और घोंसला बनाने के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अभियान हर वर्ष नवंबर से मई तक चलाया जाता है। ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक में ओलिव रेडले कछुओं की रक्षा के लिए शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ओलिव रेडले कछुओं के लिए सुरक्षित घोंसला बनाने के मैदान सुनिश्चित करना, अवैध मछली पकड़ने और टालिंग गतिविधियों पर रोक लगाना, कछुओं के प्रजनन काल के दौरान 2400 घंटे निगरानी और गश्त करना, स्थानीय मछुआरों और समुदायों के साथ सहयोग स्थापित करना, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के उपयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये किन किन क्षेत्रों में चलाया जाता है ऑपरेशन ओलिविया? तो गहीरमाथा समुद्री तट जो उड़ीसा में अवस्थित है, ऋषिकुल्या नदी का मुहाना जो ये भी उड़ीसा में है, और देवी नदी का मुहाना ये भी उड़ीसा में है। इन क्षेत्रों में ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। प्रमुख मुख्य बिंदुओं की बात करें तो निगरानी और गश्त ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक भारतीय तटरक्षक बल ने 5387 से अधिक सतह गश्ती उड़ानें और 1768 हवाई निगरानी मिशन संचालित किए हैं। अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हुआ है। इस अभियान के दौरान 366 अवैध मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा गया है, जिससे कछुओं के लिए खतरे में कमी आई है। स्थानीय सहभागिता भी बढ़ी है। तटरक्षक बल ने स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर के टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस के उपयोग को बढ़ावा दिया है और गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। 2025 की उपलब्धियों की बात करें तो फरवरी 2025 में उड़ीसा के ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रेडले कछुओं ने सुरक्षित रूप से घोंसला बनाया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है करोल नवरोकी, ऑप्शन बी कह रहा है क्रिस्टी नोएम, ऑप्शन सी टस्क, ऑप्शन डी विक्टर ओरबन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। करोल नवरोकी जो है पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए करोल नवरोकी। पोलैंड अपने नए नेता के नेतृत्व में अधिक राष्ट्रवादी रास्ता अपनाएगा, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। तो यानी कि जो ये करोल नवरोकी हैं, इनको डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। श्री नवरोकी ने उदारवादी वारसा मेयर रफाल्ड ट्रजास्कोवस्की के खिलाफ बहुत ही कड़े मुकाबले में 50.89% वोट जीते हैं, जिन्हें 49.11% वोट मिले हैं। तो यानी रफाल्ड ट्रजास्कोवस्की को 49.11% वोट मिले हैं, जबकि करोल नवरोकी को 50.89% वोट मिले हैं। 2 सप्ताह पहले दौर से लेकर के सोमवार 2 जून 2025 की रात तक चले इस करीबी मुकाबले ने देश को तनाव में डाल दिया था, जिससे नाटो और यूरोपीय संघ के पूर्वी हिस्से में देश में गहरे मतभेद उजागर हो गए थे। लेकिन रविवार 1 जून
2025 की शाम को जारी एक प्रारंभिक एग्जिट पोल में बताया गया था कि श्री ट्रजास्कोवस्की जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद अद्यतन सर्वेक्षणों ने तस्वीर पलट दी। परिणाम से यह संकेत मिलता है कि पोलैंड से अपने नए नेता, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, इनके नेतृत्व में अधिक राष्ट्रवादी मार्ग अपनाने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।